हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशंस और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम इसके अंदर आज बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की कि सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सॉल्यूशंस कितने टाइप के थे। तो हमने देखा था अभी तक हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन रहे थे। 3 सॉल्यूशन तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस बन रहे थे, 3 हमारे पास लिक्विड्स बन रहे थे और 3 हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन बन रहे थे। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन रहे थे और कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया था विद एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर। इसमें भी आपके जो 3 लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलके आपका बनाता है सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड। अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब भी सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड। अगर आपका सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब भी आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस है आपके, जो कि कौन से सॉल्यूशंस है? लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर आपको आपके कोर्स के अंदर 2 ही सॉल्यूशन बनाना दे रखा है। एक तो आपका सॉलिड वाला और एक आपका गैस वाला। तो इन 2 पे आपको फोकस करना है। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और आपका सॉल्यूट गैस है, बाकी सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गैस वाला। यहाँ से हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ये वाला। अब सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। वो डेफिनेशंस आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इन सॉल्यूशंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशंस है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, इसके अलावा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो इन सभी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपके पास क्लियर हो जाएगी सारी डेफिनेशन। सपोज हमारे पास एक गिलास है और उसके अंदर हमारे पास वाटर है, ठीक है। ये हमारे पास उसके अंदर वाटर है और हमारे पास हम इसमें डिज़ोल्व करना चाहते हैं शुगर। इसके अंदर हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं शुगर और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट और ये हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट है और कितने सॉल्वेंट है। तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ओनली 1 सॉल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन है ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। अगर मैं इसमें एक और मिला दूँ, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि मैंने शुगर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। बाइनरी सॉल्यूशन आपका वो होगा जिसके अंदर ओनली 2 कंपोनेंट्स हो, या हम बोल सकते हैं ओनली 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये हो गया हमारा। अब इसकी बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे सपोज करो ये हमारा जो सॉल्वेंट है, इसके अंदर मान लो मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाला। जैसे इसमें शुगर डालूंगा ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या अब इसके अंदर और शुगर ऐड नहीं कर सकते हैं? तो और कर सकते हैं इसके अंदर ऐड, ठीक है। तो मान लो मैंने थोड़ा सा शुगर डाला इसके अंदर, है ना। तो जैसे ही थोड़ा सा शुगर डाला तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हम अभी इसके अंदर और शुगर ऐड कर सकते हैं, यानी कि
ऐसा सॉल्यूशन मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, बस उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी डाली है हमने, या जो और डाल सकते हैं या और इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे कम आपका क्वांटिटी अगर सोल्यूट की प्रेजेंट है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। जैसे कि मान लो मैंने और इसमें शुगर ऐड किया, डालता जाऊंगा और ये आपका मिक्स होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद इसमें और शुगर डालूंगा तो वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, मतलब वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगी। तो जितनी इसमें शुगर ऐड हो सकती थी उतनी शुगर इसके अंदर ऐड हो गई। कौन से टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसा हो आपका? कांस्टेंट, मतलब एक किसी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जितनी शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर सकता था उतनी कर लिया। अब इसके बाद अगर थोड़ी सी भी शुगर डाल दिया तो ये सॉल्यूशन आपका डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी कि और सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ऐड नहीं कर सकते सॉल्यूशन के अंदर एट रूम टेम्परेचर। कांस्टेंट आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपना लगता है। तो इस कंडीशन पे अगर हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सैचुरेटेड के बाद, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसमें हीट करना स्टार्ट किया इसको, जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इसके अंदर हम और शुगर ऐड कर सकते हैं, मतलब और शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर क्या हो सकते हैं? डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो उस टाइप के सिचुएशन को हम बोलते हैं आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट, यानी कि इस वाटर के अंदर हम शुगर और ऐड कर सकते हैं, यानी कि सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स्ट्रा टेम्परेचर, यानी कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करके। तो हमने आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और बाइनरी सॉल्यूशन को यहाँ पे समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब आपका ये जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना है। अगर सॉल्वेंट आपका ज़्यादा क्वांटिटी में हो एज़ कंपेयर टू सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट आपका बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मच लेसर देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आपका सोल्यूट क्या हो? बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ से नाम से ही पता है कि आपका जो सोल्यूट होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा, किसमें? सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लार्जर इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम सोल्यूट डालते हैं तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके पास ये डेफिनेशंस फिनिश होती है, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट है आपके पास डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा इसको। जैसे कि ये हमारे पास सोल्यूट है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इससे हमें क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर ये रिवर्सिबल हो तो सॉल्यूशन से वापस हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट को डालते जाएंगे और सॉल्यूशन मिलता जाएगा, मतलब सोल्यूट की अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमें मिलता जाएगा। यानी कि अगर हमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ानी है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर इसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ाता जाऊँगा, यहाँ पे इंक्रीज करता जाऊँगा इसको, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। मतलब कम इसमें क्वांटिटी डालूंगा तब भी सॉल्यूशन है, ज़्यादा करूँगा तब भी क्या होगा? सॉल्यूशन। बट डिफरेंस क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे
अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब ये वाला जो प्रोसेस हो गया हमारा, ये डिसोल्यूशन हो गया। अगर इस साइड में जाना है आपका तो यहाँ से हमें मिलता है डिसोल्यूशन, ठीक है। और इसका जस्ट रिवर्स ये क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि आपका ज़्यादा आपने क्वांटिटी कर दी यहाँ पे सोल्यूट की, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये आपका पूरा सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें और डाला यहाँ पे, मान लो सोल्यूट के पार्टिकल और डालता हूँ तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे और यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर आपका, तो फिर जो ज़्यादा होगी वो वापस किस में चली जाएगी? प्रोडक्ट के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका वो जो सोल्यूट है वो वापस किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलर एंड नॉन पोलर। तो इसका आपका सबसे ज़्यादा रोल होगा, इसको समझते हैं कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे NaCl। तो NaCl के अंदर आपको पता है 2 पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, प्लस और माइनस। इसके अलावा जैसे कि ये तो हमने आयोनिक कंपाउंड ले लिया, इसके अलावा जैसे कि मान लो हमने HCl लिया, नॉन मेटल। तो यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से होगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये भी आपका क्या हो गया? पोल से जनरेट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे CH4, तो CH4 के अंदर क्या होता है? ये आपका नॉन पोलर होता है, ये भी आपका पोलर हो गया, ये भी आपका पोलर हो गया। इसके अलावा हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये भी आपका कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है, आई होप आपको क्लियर है। तो पोलर वो आपका पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, या फुली नेगेटिव या फुली पॉजिटिव हो। इसके अलावा जिनमें पोल्स जनरेट नहीं हो वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। तो पता कैसे लगाए कि कौन पोलर है नॉन पोलर नहीं है? तो इसके लिए सिंपल सा है कि आपका पोलर कौन कौन से होते हैं? पोलर आपका वो होंगे जहाँ पे आपका ग्रेटर देन और इक्वल 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, या तो 0.5 से ज़्यादा का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो या इसके इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन और हाइड्रोजन लेते हैं। कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें तो लगभग आती है आपके पास 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी आती है? लगभग 2.1। जब इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं तो कितना आता है? 0.4। तो 0.4 आपका 0.5 से क्या है? कम है, इसलिए ये पोलर नहीं होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। इसलिए जो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे जो CH4 था ये आपका कैसा है? नॉन पोलर है ड्यू टू कैलकुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू ये वैल्यू 0.5 से क्या आती है? बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए ये होता है। तो ऐसा कोई फिक्स आपको रूल नहीं है याद करना है, आपको ये वैल्यूज़ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि इस तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ पता हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका पोलर होगा या नहीं होगा। बाकी आपको अधिकतर में पता ही है, यहाँ से अधिकतर में इन तीनों में से कोई भी होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ से हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा और तरीका क्या है? आपके पास जितने भी साइक्लो कंपाउंड है वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपका साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स।
हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड अगर आपका साइक्लो में होंगे तो वो सभी क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है जिससे आपको पोलर और नॉन पोलर का पता रहे। क्लियर है? अब है अपना मेन टॉपिक सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपका मैक्सिमम क्वांटिटी आप सोल्यूट की कैसे ऐड कर सकते हो, वही क्या होता है, सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ पे इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी बिल्कुल सिंपल है। सोल्यूट आपने ऐड किया, ऐड नहीं हो रहा है, तो ऐसी क्या क्या वजह है जिसकी वजह से ऐड नहीं हो रहा है, तो वो वजह आपको जानना है और इन वजह को दूर करके आप किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हो अगर आपको वो फैक्टर्स पता है तो। जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि कभी कहीं पे कुछ फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो उस फंक्शन के अंदर आपको पता है जैसे कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो मिठाई वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर। अगर वो मान लो ठंडे पानी में उसको करे तो कम डिज़ोल्व होगी, यानी कि कम मीठा होगा आपका मिठाई में। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, वाटर को, और या अपन बोल सकते हैं वो जो सॉल्यूशन है उसको, तो जिससे क्या होगा, शुगर उसमें अच्छे से और ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि वो एक तरीके से सोल्यूबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा आपका सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सोल्यूबिलिटी क्या होती है ये हमने देख लिया। अब हमें किस किस में देखनी है सोल्यूबिलिटी, तो आपको दो चीज़ें मैंने बताई थी। आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से केवल 2 सॉल्यूशंस पे आपको फोकस करना है और वही आपके सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट तो हम चेक करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है हमारा सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को देख रहे हैं। सेकंड हमें देखना है सोल्यूबिलिटी ऑफ, यहाँ पे गैस ले लेते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे आपके 2 ही टाइप के सॉल्यूशंस को आपको स्टडी करना है और इन दोनों के अंदर आपको केवल 3 बातें चेक करनी है। फर्स्ट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और थर्ड हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके पास कोई भी केस आए तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको ये 3 बातें चेक करनी है और देखेंगे कि किसका किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, solubility of solids in liquids। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि solubility of solids in liquids क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो गया कि आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे डिज़ोल्व किया जा सके, वही क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, इट्स अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। तो कौन कौन अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका ए पॉइंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर देखना है। तो यहाँ पे नेचर से ये मतलब है आपका कि आपका जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, अगर वो दोनों लाइक है, लाइक का मतलब अगर वो दोनों पोलर है तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे,
अगर दोनों नॉन पोलर है तो भी अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। अगर आपका उनमें से एक पोलर हुआ और एक नॉन पोलर हुआ तो वो डिजोल्व नहीं होगा। तो यानी कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं when the solute and solvents, when the solute and solvent like, या इसको ऐसे राइट कर सकते हैं हम, like dissolves like, ठीक है। like dissolve like का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ से बन रहा है हमारे पास सॉल्यूशन। अगर ये पोलर हुआ, सॉल्वेंट भी पोलर हुआ, तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा डिजोल्व होगा। इसके अलावा हमारे पास अगर ये नॉन पोलर हुआ और ये भी अगर नॉन पोलर हुआ तब भी हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट वे, अनलाइक वे, अनलाइक समझते हो, अनलाइक अगर आपका एक पोलर हुआ एक नॉन पोलर, या एक नॉन पोलर या पोलर अनलाइक हुए तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी, मतलब सोल्यूबल होगा ही नहीं आपका, अनसोल्यूबल बोल सकते हैं हम उसको, अनसोल्यूबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेचर से पता कर सकते हैं कि कौन किस में डिजोल्व होगा, कौन किस में डिजोल्व नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास NaCl, अगर हमने इसको वाटर में डाला तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, या हम बात करें यहाँ पे क्या ये इसमें डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, ये इसमें डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप चेक करो, ये पोलर है और वाटर भी कैसा होता है, पोलर होता है। वाटर पोलर कैसे होता है, आप सभी को पता है, वाटर के अंदर ये आपका डेल्टा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे ये ओवरऑल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे पोलर हो गया ये, और ये भी आपका पोलर है। तो पोलर पोलर मतलब लाइक लाइक आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आसानी से डिज़ोल्व सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा अगर मान लो मैंने जैसे कि वाटर के अंदर नॉन पोलर ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया बेंजीन ले लिया, अब बेंजीन आपका नॉन पोलर है, तो यहाँ से ये इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और ये डिज़ोल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम नेचर से भी सोल्यूट और सॉल्वेंट को देख सकते हैं कि ये इसके अंदर सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ये दिया, तो ये आपका पोलर एग्जाम्पल हो गया और नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो गया आपका बेंजीन प्लस वाटर। ठीक है, राइट कर लो इसको। सेकेंड इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को देखने के लिए हीट को देखना पड़ेगा कि किस आपका सॉल्यूशन बनाने पे हीट निकल रही है या किस सॉल्यूशन को बनाने में हमारी हीट कंज्यूम हो रही है। तो जहाँ पे हीट निकलती है सभी को पता है वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जहाँ पे हीट कंज्यूम होती है वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास 2 रोल आपका इम्पोर्टेंट है, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके साथ ही आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ली सेटलियर प्रिंसिपल। ये तीनों चीज़ें से आप आसानी से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा सकते हो। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2 केस बनेंगे। सबसे फर्स्ट केस के अंदर इफ डेल्टा एच लेस देन हुआ अगर 0 के, देन जो रिएक्शन होगी द रिएक्शन विल बी
एक्सोथर्मिक, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगी। तो फिर हम इसको समझा सकते हैं किससे, ली सेटलर प्रिंसिपल से। तो अकॉर्डिंग टू ली सेटलर्स प्रिंसिपल, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर देन solubility decreasing। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है और अगर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये समझा था आपको ली सेटलर प्रिंसिपल। ली सेटलर प्रिंसिपल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, A प्लस बी आपके दो प्रोडक्ट है और यहाँ ये कंडीशन इक्विलिब्रियम के अंदर है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके ये दो C प्लस D। अगर मान लो आपने ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें अगर आपने A की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, यहाँ पे मैं A की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर आपने B की क्वांटिटी बढ़ाई तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर आपने C की क्वांटिटी बढ़ाई तो आपका इस डायरेक्शन में होगी रिएक्शन, और अगर आपने D की क्वांटिटी बढ़ाई तो भी इस डायरेक्शन में होगी। तो डिपेंड करता है आप किसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके अंदर हमेशा हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, हमेशा क्या मिलती है, हीट मिलती है। अब जिस रिएक्शन से या जिस सॉल्यूशन से आपको हीट मिल रही है और अगर आप उसी की हीट को बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर को कम करना चाहिए जिससे हमारी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जब भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उस केस के अंदर आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्यूबिलिटी को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इसी के अपोजिट हम ये सोच सकते हैं, अगर हमारे पास केस सेकेंड इसमें इफ डेल्टा H ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। इस समय जो आपके पास रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन के अंदर आपका हीट कंज्यूम हो वो आपकी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो यहाँ से इसका ली सेटलर से समझा सकते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू ली सेटलर्स प्रिंसिपल इंक्रीज इन टेम्परेचर देन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सॉल्यूशन की हो जाएगी। तो यहाँ तक इसको आप राइट कर लो, डिक्रीजेज ऑफ सॉल्यूट की डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सॉल्यूट डिजोल्व होना कम हो जाएगा। और इंक्रीज ऑफ सॉल्यूट की डिजोल्व होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर आपने ये कर दिया तो। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है। तो सबसे फर्स्ट आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो सॉलिड होता है वो ऑलरेडी आपका पास होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होता है आपका। आपने पढ़ा होगा अभी सॉलिड स्टेट के अंदर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से पहले से ही आपका अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब सपोज करो आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब पहले से ये ठूस के भरे हुए हैं और आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं
कि हमारा जो सॉलिड होता है, यानी कि जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट कौन है आपका? सॉलिड है, ठीक है। तो इस सोल्यूट के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात हुई ना, जैसे कि मान लो कि एक बस के अंदर सवारियां ठूस ठूस के भरी हुई है, और अगर कोई सवारी आना चाहे तो आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solute is negligible। स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका प्रेशर होता है उसका सोल्यूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अगर पड़ता भी होगा थोड़ा बहुत तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है? नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्युबिलिटी का, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, फिनिश होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप कर सकता है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पुटअप कर सकता है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे तीनों इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेम्परेचर वाला और नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट का। अब यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कि मान लो NaCl प्लस वाटर ये अच्छे से डिजोल्व, NaCl वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, जबकि बेंजीन वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। वाई? इसका क्या कारण है? तो आपने देखा होगा कि ये दोनों लाइक डिजोल्व हो सकते हैं, अनलाइक डिजोल्व नहीं हो सकते। ये इसका रीज़न हो गया, ठीक है। या आप खुद से सोच सकते हो कि जैसे कि मान लो कि हमने शुगर है उसमें पानी में शुगर मिलाया, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो इस सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा शुगर के पे? अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या शुगर की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप खुद से सोचो, शुगर प्लस H2 जब आप बनाते हो तो ये कैसी रिएक्शन है? तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे कि हमारे पास शुगर और वाटर पहले ये अलग अलग होते हैं, तो इनके टेम्परेचर को हम महसूस करते हैं कैसा होता है, और जैसे इसको डिजोल्व करते हैं तो ये हल्का सा क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। चाहे स्मॉल क्वांटिटी में ही कूल हो, बट कूल होता है। मतलब यहाँ ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। यानी कि ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक अगर आपकी रिएक्शन हो गई तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देखते भी होंगे हमेशा शुगर को जब ज़्यादा मिलाना होता है, यानी कि ज़्यादा शुगर मिलानी होती है पानी के अंदर, तो हम पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा शुगर पानी के अंदर मिल जाए। तो हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। अगर मान लो आपको कम शुगर मिलानी है तो आप क्या करो? टेम्परेचर को कम कर दो। तो जो रूम टेम्परेचर है उससे भी कम कर दोगे तो शुगर कम मिलने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर के इफेक्ट को भी समझा सकते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर है? और प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो ये 3 टर्म्स है इसके अंदर, आप अच्छे से खुद से अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सोचना और देखना ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स में। तब तक के लिए बाय।